स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक सबसे बेसिक और एक फंडामेंटल लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नियम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस लॉ को समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तो इस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इस लॉ को समझाने के पहले सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को इमेजिन करते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो ये लॉ आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम लोग लेते हैं कि समझिए एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, वो अगर कड़ी धूप में खेल करके जब घर पे लौटता है तो घर पर आते ही उसे बहुत जोर से प्यास लगती है। ही फील वेरी थर्स्टी। जब वो घर पे आता है तो उसे बहुत ही प्यास लगती है। तो ऐसे केसेस में आप लोग इमेजिन कीजिए कि जैसे वो घर पे आ रहा है, उसके घर पे एक टेबल पे कुछ ग्लास ऑफ वाटर ऑलरेडी अरेंज्ड है, ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं, ऐसा आप इमेजिन कीजिए। और एक बात इमेजिन कीजिए कि जितने भी ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे रखे गए टेबल पे, वो सारे ग्लास की जो साइज है वो सेम होनी चाहिए। सारे ग्लास के अंदर जो वाटर है, उस वाटर का जो लेवल है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ग्लास में पानी बहुत ज़्यादा है, सेकंड ग्लास में पानी बहुत कम है, तो ऐसा कम ज़्यादा वाला केस नहीं चाहिए। सारे ग्लास ऑफ वाटर में सेम लेवल का पानी होना चाहिए और सारे वाटर का जो टेम्परेचर लेवल है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ग्लास में ठंडा पानी है, दूसरे ग्लास में थोड़ा मीडियम है, फिर गर्म पानी है। नॉट लाइक दैट। सारे ग्लास ऑफ वाटर में सेम लेवल, सेम टेस्ट और सेम साइज का सारा ग्लास होना चाहिए। आप ऐसा इमेजिन कीजिए। अब जैसे ही वो बच्चा अपनी प्यास को बुझाने के लिए पहला ग्लास का पानी जब इंटेक करेगा, पहला ग्लास का पानी जब वो पीता है, तो पहले ग्लास का पानी उससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, आप और हम भी अगर उसकी जगह पे होंगे तो हमें अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो जो पहला ग्लास का पानी हम लोग इंटेक करेंगे, वो ग्लास का पानी हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा। जैसे वो सेकंड ग्लास का पानी कंज्यूम करता है, इंटेक करता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले ग्लास की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाएगा। थर्ड ग्लास के पानी से अगेन सेटिस्फेक्शन थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर फोर्थ ग्लास के पानी से अगेन सेटिस्फेक्शन थोड़ा और कम होता जाएगा। और जैसे जैसे वो अगले ग्लास ऑफ वाटर की तरफ बढ़ता जाएगा, उसको वाटर से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये जो धीरे धीरे उसका सेटिस्फेक्शन जो कम हो रहा है, इसी कम हो रहे सेटिस्फेक्शन को हम लोग कहेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने इस ग्लास ऑफ वाटर के जरिए आपको सेटिस्फेक्शन की बात की, उसी सेटिस्फेक्शन की जगह हम लोग समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ही एडिशनल कमोडिटी से मिलने वाली संतुष्टि, एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन को ही हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो एग्जाम्पल के बाद में आओ इस लॉ को समझते हैं। अब ये लॉ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप एग्जाम्पल को पूरी तरह इमेजिन कर पाते हो तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। तो लॉ ऑफ डीएमयू को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग इस लॉ ऑफ डीएमयू का पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसको कहेंगे इंट्रोडक्शन। नाउ इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग को सबसे पहले ये समझना है, द लॉ ऑफ डीएमयू was first introduced by Mr. Gosen। मिस्टर गोसेन, इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू को मिस्टर गोसेन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। इसके बाद इस लॉ को उन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इस लॉ को एक्सप्लेन करने वाले, इस लॉ को डेवलप करने वाले एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ओके, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू को अपने बुक में इंट्रोड्यूस किया, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिस बुक को 1890 में पब्लिश किया गया, और इसी बुक में इस लॉ ऑफ डीएमयू को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ओके, ये इंट्रोडक्शन का पॉइंट नंबर 1 आप लोग याद रखिएगा। इस लॉ को किसने इंट्रोड्यूस किया था, बाद में इस लॉ को किसने एक्सप्लेन किया, कौन से बुक में किया, कौन से ईयर में पब्लिशिंग हुआ, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा कि द लॉ ऑफ डीएमयू जो है, इसके अंदर, इस लॉ में
हमें कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी है। कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर का ऐसा बिहेवियर जो कॉमनली एक नॉर्मल कंज्यूमर के अंदर पाया जाता है। जैसे आप और हम एक नॉर्मल कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, तो जो बिहेवियर एक कॉमन कंज्यूमर का है वही बिहेवियर इस लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर हमें स्टडी करना है। अब जैसे कि शुरुआत में मैंने जो आपको ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल दिया था, उस ग्लास ऑफ वाटर में मैंने आपको समझाया था कि दैट जो ग्लास के इंटेक से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अगर आप और हम भी उसकी जगह पे होते तो भी हमारा सेटिस्फेक्शन हर एक नए ग्लास ऑफ वाटर को ड्रिंक करके क्या होता, कम होता। तो यहाँ पर हम किसी स्पेशल कंज्यूमर बिहेवियर की बात नहीं करेंगे, वी विल बी टॉकिंग ओनली द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर इन दिस लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आप याद रखिए, यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट था। सेकेंड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। देखो, कोई भी लॉ जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो तो उस लॉ का एक कथन वाक्य होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको आप डेफिनेशन भी कह सकते हो। तो आओ हम लोग इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है उसको पहले समझते हैं। तो पहले पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, फिर उस स्टेटमेंट को मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में आपको याद रखना है दैट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे समझाया है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, other thing being constant, the additional benefit which a person derive, the additional benefit which a person derive from the given increase in a stock of a thing, in a stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं आपको इसको समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, आप इसको समझिए। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ डीएमयू को ऑपरेट होने के लिए जो कंडीशंस हमने एज्यूम की है, जो कंडीशन हमने इमेजिन की है, अगर सब कुछ उसी तरह रहा तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल मैंने शुरुआत में जो आपको एग्जांपल दिया था वाटर का, मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोग ऐसा इमेजिन कीजिए कि सारे ग्लास ऑफ वाटर की जो साइज है वो सेम होनी चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, और सभी ग्लास के अंदर जो वाटर का जो टेम्परेचर है, जो टेस्ट है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सब कुछ सेम रहा तो ही ये लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पर ऑपरेट होगा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को शुरुआत में कह दिया है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट होना चाहिए। लॉ ने जैसा बताया है, जो जो कंडीशन यहाँ पर कांस्टेंट कही है वो सब कंडीशन उसी तरह होनी चाहिए। तो इस लॉ का पहला रूल यही है। आगे अगर आप देखोगे उसमें लिखा है द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव का मतलब एक पर्सन जिस तरह से एक नए नए ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करता जा रहा है, तो हर एक नए ग्लास ऑफ वाटर जो उसके पास है, स्टॉक ऑफ थिंग, हर एक नए ग्लास ऑफ वाटर से उसको जो मिलने वाला जो एडिशनल बेनिफिट है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब आप याद रखिए कि लॉ के बताए मुताबिक अगर सब कंडीशन रहा तो जो एडिशनल बेनिफिट कंज्यूमर डिराइव कर रहा है नए नए स्टॉक ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करके, तो सारे स्टॉक ऑफ कमोडिटी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कंजम्पशन के साथ साथ धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा। इसी को कहेंगे लॉ ऑफ डीएमयू, कि अगर आप सेम कमोडिटी का कंजम्पशन अगर लगातार करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपने सेम कमोडिटी को फर्स्ट इंटेक किया, फिर आपने सेकंड इंटेक किया, थर्ड इंटेक किया, ऐसा अगर आप करते गए तो हर एक नई कमोडिटी आपको सेटिस्फेक्शन जो होगा वो हर एक नई कमोडिटी से मिलने वाला जो संतुष्टि होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसी कम होने वाली जो संतुष्टि होती है उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ क्या, डीएमयू। और एक नॉर्मल कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर यही होता है कि अगर आप सेम कमोडिटी का कंजम्पशन अगर लगातार करते जाओगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ हुआ। इसके बाद इसी बात को समझाने के लिए हम लोग अगला पॉइंट लेंगे, शेड्यूल। इस शेड्यूल में आप देख सकते हो कि एक साइड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है और एक साइड मार्जिनल यूटिलिटी है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में हम लोग मानकर चलते हैं कि जिस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो समझो एक्स नाम की कमोडिटी है। अभी एक्स में कुछ भी आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, एप्पल आ सकता है, वाटर आ सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, तो हमने उसको एक्स मान लिया है।
और उसके बगल में आपको दिखेगा मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि हमको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। अभी जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जब भी कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना था, 10 था। सेकेंड वाले से सेटिस्फेक्शन थोड़ा और कम हो गया, 8 पे आ गया। थर्ड से 6 पे आ गया। फिर हमने जब भी फोर्थ खाया तो 4 पे आ गया। जब हमने फिफ्थ कंजम्पशन किया तो 0 पे आ गया, सॉरी 2 पे आ गया। इसके बाद जब हमने 6 कंज्यूम किया तो 0 पे आ गया। और जब हमने 7 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया तो ये मार्जिनल यूटिलिटी किस पे चला गया, -2 पे चला गया। इस बात को याद रखिएगा कि शुरुआत में आप जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी पे आप आए तो सामने आपका MU कितना बन गया, 0। मतलब आप यहाँ पर पूरी तरह से उस कमोडिटी को कंज्यूम करके सेटिस्फाइड हो चुके हो, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अब आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपने कंज्यूम किया तो आप 7th वाले यूनिट्स ऑफ कमोडिटी से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो आप निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा मतलब माइनस में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं वहां पर -2 का फिगर है जो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब आप सेटिस्फाइड होने के बाद भी कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो यूटिलिटी नहीं होगी, वो डिसयूटिलिटी हो जाएगी, वो डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर 6 यूनिट्स पे अपना कंजम्पशन स्टॉप करना चाहिए। ओके, अब इसी टेबल की मदद से आप डायग्राम बनाओगे तो आपको मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। एक्स एक्सिस पे आप क्या लोगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे आप लोगे मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आप यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व देख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिख रहा है, जो लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि सेम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन अगर आप लगातार करोगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। कम होते 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 वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब वहां पर कितना हो चुका है अभी, 0। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका सेटिस्फेक्शन नहीं रुक रहा है तो वो 0 के नीचे जाएगा और बन जाएगा -2। मतलब अब सेटिस्फेक्शन होने के बाद भी अगर आपने कंजम्पशन स्टॉप नहीं किया तो अब आपको मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो चली जाएगी -2 में, मतलब निगेटिव में। ओके, तो इस तरीके से आपको जो बात स्टेटमेंट ने समझाई थी वही स्टेटमेंट वाली बात आपको शेड्यूल से भी क्लियर की गई और वही शेड्यूल वाली बात आपको डायग्राम से भी क्लियर कर दी गई। तो यहां तक आपको कंक्लूजन क्या समझ में आना चाहिए कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग अ सेम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कॉन्स्टेंटली, अगर वो लगातार सेम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंटिन्यूटी में अगर वो कंज्यूम करता जा रहा है तो हर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो उसके लिए धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। ओके, ये बात आपको समझ में आनी जरूरी है। अब इस लॉ ऑफ डीएमयू को पूरा करने के लिए एक और बात हमें समझना यहाँ पर जरूरी है जिसको कहेंगे अजम्पशन ऑफ द लॉ। अभी अजम्पशन ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है कि वो कौन से कंडीशंस है। अजम्पशंस मतलब द कंडीशन इन विच लॉ कैन ऑपरेट, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे कंडीशन जिसमें लॉ आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। तो आओ वो कंडीशन कौन कौन से उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करें। तो अजम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन जिसमें ये आपका लॉ ऑपरेट होगा, जिसमें यह लॉ काम करेगा, वो कंडीशन नंबर 1 ये है कि दैट रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि जिस कंज्यूमर की हम इस लॉ में बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जिस कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि हमें कंजम्पशन कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है, लेकिन जिसे अपना कंजम्पशन स्टॉप कहाँ पे करना है वो पता नहीं, वो कंजम्पशन करता जा रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसका कोई पता नहीं है। तो ऐसे कंज्यूमर के लिए ये लॉ नहीं बनाया गया। ये लॉ किसके लिए बनाया गया है? एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जिसको पता होना चाहिए कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पर है और मैंने मेरा कंजम्पशन कहाँ पर स्टॉप करना चाहिए। तो ऐसे पर्सन के लिए ये लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट किया जाएगा। सेकेंड अजम्पशन आपको समझना है कार्डिनल मेजरमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है कि दैट यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, ऑफ कोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन अगेन ये अजम्पशन है तो ये बात आपको ऐसी एज्यूम करनी पड़ेगी, आपको ऐसी माननी पड़ेगी कि अगर आप इस लॉ ऑफ डीएमयू को समझना चाहते हो, आप दो कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को अगर आपस में कंपेयर करना चाहते हो तो आप ऐसा इमेजिन करो कि हर कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में काउंट किया जा सकता है, ऐसा आपको इमेजिन करना होगा। ओके, तो सेकंड अजम्पशन पॉइंट वही है कार्डिनल मेजरमेंट।
जिसका मतलब है कि दैट यूटिलिटी को नंबर में काउंट किया जा सकता है, ऐसा आप इमेजिन करोगे कि दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर, क्योंकि जब तक नंबर में मेजर नहीं करोगे तब तक आपको कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिली उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सेकंड अजम्पशन इज कार्डिनल मेजरमेंट। थर्ड अजम्पशन आपको समझना है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? समानता। जो भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे वो सारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की साइज, शेप, कलर, टेस्ट, ये सब चीजें सेम होनी चाहिए। पता चला आपको बहुत प्यास लगी है, पहला ग्लास ऑफ वाटर का ग्लास का साइज समझो इतना है, फिर अगले ग्लास का साइज इतना है, फिर तीसरा इतना है, तो क्या हो रहा है? इससे साइज अलग अलग है। जब साइज अलग अलग होगी तो आपका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, उल्टा आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो लॉ के अपोजिट हो रहा है। इसलिए आप इस लॉ को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा, द साइज, शेप, कलर, टेस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इट शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। दिस इज द थर्ड कंडीशन, दिस इज द थर्ड अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। तो फोर्थ अजम्पशन आपका इसका है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविजिबिलिटी। नो, डिविजिबिलिटी में आप इस बात को याद रखिएगा कि जो कमोडिटी यहाँ पर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा वो कमोडिटी डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल होना चाहिए, तब जाके वो इतना स्मॉल क्वांटिटी में एटलीस्ट डिवाइड हो जाना चाहिए कि जिससे उसको आसानी से कंज्यूम किया जा सके। ओके, सो इट कैन बी इजीली कंज्यूमेबल बाय कंज्यूमर। तो कमोडिटी में डिविजिबिलिटी भी होनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका है कंटिन्यूटी। नाउ कंटिन्यूटी का मतलब मैंने आपको समझाया कि जो भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे वो सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन हमने कंटिन्यूअस बेसिस पे करना चाहिए। मतलब किसी भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में ऐसा नहीं कि हमने अभी एक ग्लास का पानी पिया, फिर दूसरा ग्लास का पानी 1 घंटे के बाद पिया, फिर 2 घंटे के बाद पिया, ऐसा नहीं। सारे ग्लास का पानी जो है वो हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अगर हम ऐसा कंजम्पशन करते हैं तो ही ये लॉ ऑफ डीएमयू आपको ऑपरेट होगा। तब जाके आपको इस वाटर से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होगा और आपका लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। करेक्ट है ना? तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंजम्पशन शुड बी इन कंटिन्यूअस वे। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ टाइम गैप और टाइम इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के बीच में किसी प्रकार का कोई टाइम गैप होना नहीं चाहिए। ओके चलो, तो ये 5 अजम्पशंस जो लॉ ऑफ डीएमयू के हैं इनको आप याद रखिए। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश होता है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा एक बार देख लीजिए। हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा, इसके बाद उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम और ये 5 पॉइंट अजम्पशंस के आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डीएमयू पूरी तरह से फिनिश होता है। ओके, इसको रिवाइज कीजिए प्रॉपर तरीके से तो आपको ये लॉ पूरा समझ में आएगा। एवरीवन टेक केयर, जय हिंद।